Good morning students, this is कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप वीडियो को देखते रहें। ठीक है, तो चलिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की संस्तुतियों के बारे में हम लोग देख रहे थे। हम लोगों ने 7 संस्तुति देखी थी फर्स्ट वीडियो में। अब हम देखते हैं उसका सेकंड पार्ट नंबर 8 से। यहाँ पे देखिए, अगला हमारा नंबर 8 का पॉइंट है अंग्रेजी भाषा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है। पहला है उच्चतर शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अवसरों की सुलभता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व मौजूदा भाषा की समझ और उस पर अधिकार रखना चाहिए। नंबर 2 है बच्चों की प्रथम भाषा मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ एक भाषा के रूप में अंग्रेजी को शिक्षण कक्षा 1 से शुरू किया जाना चाहिए। बच्चों को प्रथम भाषा यानी कि मातृभाषा या उसके क्षेत्रीय भाषा के अलावा एक भाषा और उसमें कक्षा 1 से शुरू करनी चाहिए जिसको कि अंग्रेजी कहा जाता है। नंबर 3 है परंपरागत शिक्षण। इस विधियों को संपूरित करने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री तथा मुद्रित मीडिया के माध्यमों सहित उपलब्ध माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। श्रव्य दृश्य सामग्री तथा मुद्रित मीडिया के माध्यमों सहित उपलब्ध माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। श्रव्य दृश्य या जिसे श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है, श्रव्य जिसे सुना जाए, दृश्य यानी कि जो देखा जा सके, मुद्रित मीडिया यानी कि जो छपा हुआ हो पेपर में, बुलेटिन, पत्रिका, ये सब के बारे में, ये सब का शिक्षण के परंपरागत शिक्षण के लिए इन सब का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 9 है अनुवाद। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है बहुभाषीय देशों में विभिन्न भाषीय वर्गों का ज्ञान उपलब्ध कराने में अनुवाद को एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करना चाहिए। नंबर 2 है अनुवाद का आशय केवल साहित्यिक पाठ्य सामग्री के अनुवाद से नहीं वरन बहुनिधि क्षेत्रों के अनुवाद से होता है। नंबर 3 है देश के भीतर अनुवाद क्रियाकलापों को बढ़ावा देने पर बल देते हुए राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की स्थापना करनी चाहिए। नंबर 10 है ज्ञान नेटवर्क। तो गीगाबाइट क्षमताओं से युक्त इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के माध्यम से देश के भीतर सभी ज्ञान संस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि संसाधनों और सहयोगात्मक अनुसंधान का आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके। और नंबर 2 है संकाय के भीतर पाठ्य सामग्री तथा आधारी तंत्र के उप में शिक्षा प्रणाली के संसाधनों के सीमित व विषमता पूर्व होने के कारण अतः संयोजन प्रदान करके संस्थाओं के संशोधन का आदान प्रदान करना चाहिए। अब अगला है हमारा नंबर 11। ठीक है, देखिए नंबर 11 है स्वास्थ्य सुरक्षा नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में जुड़ी हुई उन्नति ने स्वास्थ्य देखभाल की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए नए अवसर दिए जाने चाहिए या नए अवसर को सुलभ कराना चाहिए। नंबर 2 है देश के निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं को संयोजित करके एक वेब आधार अवधि व नेटवर्क तैयार करने की ज़रूरत है ताकि नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से रिलेशनशिप अच्छा बन सके। नंबर 3 है इस प्रयोजन के लिए मुक्त स्रोत समाधानों पर आधारित एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड का सृजन किए जाने और व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए। नंबर 12 है पोर्टल। ठीक है, पोर्टल देखिए यहाँ पे देखिए जल, ऊर्जा, पर्यावरण, शिक्षा, खाद्य, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, नागरिक अधिकार आदि जैसे
कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय वेब आधारित पोर्टल स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावों की पेशकश की थी। और इन पोर्टल नंबर 2 है, इन पोर्टलों को इस क्षेत्र में छात्रों से लेकर अनुसंधानकर्ताओं तथा कार्यकर्ता लोगों तक सभी हितधारियों के लिए इस क्षेत्र में संबंधित सूचना के लिए एक खिड़की के रूप में काम करना चाहिए। नंबर 3 है, ये पोर्टल राष्ट्रीय प्रकृति के होने चाहिए एवं इसका प्रबंध किसी एक संगठन के आधार पर बहुविधि हितधारकों के प्रतिनिधियों वाले कंसोर्टियम द्वारा किया जाना चाहिए। नंबर 13 है अधिकार। ठीक है, तो देखिए भारत में वैश्विक ज्ञान नेता बनाने हेतु ज्ञान सृजन करने के लिए एक ऐसी अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र प्रणाली जरूरी है जो केवल विद्वता की विद्वता की रक्षा ही न करे बल्कि वाणिज्य अनुप्रयोगों के माध्यम से ज्ञान सृजन को भी पुरस्कृत करे। नंबर 2 है, ज्ञान के सृजन में सुविधा पूर्ण बनाने के लिए एक विश्व स्तरीय आधारित तंत्र के निर्माण की दिशा में उपायों की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटरीकरण, ई फाइलिंग प्रक्रिया, पुनः इंजीनियरिंग, मानव संस्थान विकास, पारदर्शिता, सुलभता और वैश्विक मानकों का निर्माण करके पेटेंट कार्यालयों के आधुनिकीकरण में प्रयास करने चाहिए। इसी कार्यालयों नंबर 3 देखिए, इसी कार्यालयों तथा शैक्षिक संस्थानों में सेल स्थापित किए जाने चाहिए। नंबर 4 है, परंपरागत ज्ञान को सुरक्षित रखने तथा नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रमुख मुद्दों की पहचान के लिए तंत्रों की खोज की जानी चाहिए। ठीक है, तंत्रों की खोज की जानी चाहिए। अब अगला है हमारा इसी में है ए, सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान के लिए विविध तंत्र। सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान के लिए विविध तंत्र, तो देखिए यहाँ पे पहला है, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान में प्राण फूंकने तथा सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के वास्ते एक ऐसा कानून बनाया जाना जरूरी है जो कि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान से उभरने वाले आविष्कारों के बारे में स्वामित्व और पेटेंट अधिकार प्रदान करे। नंबर 2 है, इस तरह की लाइसेंस व्यवस्था में अस्वीकार्यताओं को भी रॉयल्टी का एक हिस्सा प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। नंबर 3 है, प्रस्तावित कानून में अपवादात्मक स्थिति में जनहित की रक्षा के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण उपाय भी करने चाहिए। अब नंबर 15 है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान और समाज विज्ञान प्रतिष्ठान। देखिए, एक राष्ट्रीय विज्ञान और समाज विज्ञान प्रतिष्ठान की स्थापना की जानी चाहिए जो ज्ञान को एक अथाह सत्ता के रूप में आगे की ओर ले जाए। नंबर 2 है, यही एक राष्ट्रीय विज्ञान और समाज विज्ञान का उद्देश्य प्राकृतिक, कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक विज्ञानों के सभी क्षेत्रों में ज्ञान के सृजन और प्रयोगों में भारत को नेतृत्व में अग्रणी बनाने की दिशा में होनी चाहिए। नंबर 3 है, उसी को राष्ट्रीय विज्ञान और समाज विज्ञान को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे लोगों की जिंदगी में बेहतरी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग होना चाहिए। नंबर 16 है, नवाचार। देखिए यहाँ पे पहला है, ज्ञान जानकारियों पर आधारित उन्नति के लिए नवाचार एक प्रमुख प्रेरक है, लेकिन पाठ्यचर्या में प्रयोग पर कम बल दिए जाने के कारण उभरने वाले कौशलों की भी एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। नंबर
सेकंड है, इसके अलावा समुचित अर्थव्यवस्था के भीतर ग्रास रूट स्तरों से लेकर सभी बड़ी कंपनियों के स्तर तक एक व्यापक अभियान की ज़रूरत है जिसमें नवाचार में भारत को एक वैश्विक नेता बनाया जा सके। ठीक है, अब नंबर 17 देखिए, ई अधिकारिता। पहला है, सरकारी प्रक्रियाओं की पुनः इंजीनियरिंग पर बल दिया जाना चाहिए जिसमें सरलता, पारदर्शिता, उत्पादकता और प्रभावीता के लिए अधिकारिता की मूल प्रवृत्ति बदली जा सके। नंबर 2 है, ई अधिकारिता के सामान्य मानक विकसित करने और एक सामान्य मंच तैनात करने की ज़रूरत पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 3 है, समुचित ई अधिकारिता कार्यान्वयन और वेब इंटरफेस सहित नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे कि भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम आदि की शुरुआत की जानी चाहिए। नंबर 18 है, गणित और विज्ञान के अधिक प्रभावशाली छात्र। इसमें देखिए पहला पॉइंट है, विज्ञान पढ़ाने के तरीकों तथा प्रशिक्षण अध्यापक प्रतिपूर्ति मूल्यांकन पाठ्यचर्या और प्रविधि के क्षेत्रों में बदलाव लाना चाहिए। नंबर 2 है, विज्ञान में कैरियर के नए अवसर विकसित करने चाहिए तथा मौजूदा कैरियरों के आकर्षण में वृद्धि करना चाहिए। नंबर 3 है, उद्योग विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से कैरियर के नए अवसरों का सृजन करना चाहिए। नंबर 4 है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाए जाने के लिए कार्यालय बड़े पैमाने पर खोले जाने चाहिए। नंबर 19 है, देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला है, क्षेत्रीय विषमताओं में कमी लाने सहित इंजीनियरिंग शिक्षा की सुलभता बढ़ानी चाहिए। नंबर 2 है, इंजीनियरिंग शिक्षा में संकाय को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखने का प्रयास किए जाने चाहिए। नंबर 3 है, इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर 4 है, प्रौद्योगिकी प्रचलन तथा उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यचर्या सुधार करना चाहिए, ज़रूरी होता है। और यहाँ पे देखिए नंबर 5 है, इंजीनियरिंग शिक्षा के विनियामक संस्थानों और प्रणायन की प्रणाली में सुधार लाना चाहिए। और नंबर 20 है, कृषि में ज्ञान अनुप्रयोग। नंबर 20 हमारा कृषि में ज्ञान अनुप्रयोग। तो यहाँ पे देखिए भारतीय कृषि के समक्ष प्रस्तुत नई चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान और विस्तार के मौजूदा प्रतिमानों की जांच की जानी चाहिए। और नंबर 2 है, वर्षा पोषित कृषि, जल प्रबंधन और खाद्य मृदा स्वास्थ्य और इसके साथ साथ कार्बनिक खेती, खाद्य संरक्षण और बागवानी जैसे उच्च संभावनाओं वाले क्षेत्रों में अनुसंधान तैयार करना चाहिए। और नंबर 3 है, सरकारी अनुसंधान और विस्तार प्रणाली और ज्ञान सृजन व अनुप्रयोग में प्रवृत्त अन्य पक्षकारों से अलग करने वाले मानदंड, नियम और परिपाटियां भी अभिज्ञान करनी चाहिए। 3 है, कृषि विस्तार के लिए मौजूदा पहलों की जांच करना और अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तंत्रों का विकास करना। नंबर 5 है, छोटे किसानों के लिए उच्च मूल्य के बाजारों तक पहुंचने की क्षमता का संवर्धन करने और लघु फार्म कृषि को लाभकारी बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। अब आगे देखिए यहाँ पे उद्यमिता। ठीक है, नंबर 1 है, संपदा सृजन और रोजगार सृजन में उद्यमियों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए उद्यमिता की उन्नति को बढ़ावा देना चाहिए और इसकी प्रमुख बाधाओं का पता लगाना
चाहिए। नंबर सेकंड है उद्यमितों को सुविधापूर्ण बनाने के लिए अनुकूल परिस्थिति की प्रणाली का सृजन करके एक सिफारिश को तैयार करना चाहिए। नंबर थर्ड है उत्तम परिपाटियों का आदान प्रदान सुविधापूर्ण बनाने तथा उद्यमियों को मान्यता देने और उसकी प्रशंसा करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। तो अब देखिए इसका हम पूरा सारांश देखते हैं कि ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में क्या क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 21वीं शताब्दी के ज्ञान की चुनौतियों की सामना करने के लिए राष्ट्र को तत्पर व तैयार करने के निमित्त 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। यह ज्ञान आयोग सीधे प्रधानमंत्री सचिवालय के नियंत्रण में कार्य करता है एवं इसमें एक अध्यक्ष व 6 सदस्य हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त करता है तथा कार्यशालाओं, संगोष्ठियों व सर्वेक्षणों के माध्यम से राष्ट्रीय व्यापी विचार विमर्श को प्रोत्साहित करके अपनी संस्तुतियों को अंतिम रूप देता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपना ध्यान मुख्यतः ज्ञान की सुलभता बढ़ाने, ज्ञान अवधारणा प्रदान करने वाले संस्थानों को पुनः क्रियाशील बनाने, ज्ञान सृजन को अनुकूल परिस्थितियों, ज्ञान के अनुप्रयोगों को बढ़ाने एवं सार्वजनिक सेवाओं में ज्ञान अनुप्रयोग को बनाने का योगदान दिया। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने विभिन्न यंत्रों को राष्ट्र को समर्पित प्रतिवेदनों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था व ज्ञान प्रणाली विश्लेषण करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है और जो भी संस्तुतियाँ हैं उस पर विचार विमर्श किया जा चुका है। अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।